हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सफर को आगे ले जाते हुए हम लोग गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में एंटर कर चुके थे, जहां पे हमने पहली एप्लीकेशन इनफाइनाइट वायर वाली कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। बेटा, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। यानी एक ऐसी शीट है, एक ऐसी चद्दर है जिसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट है, मतलब उसकी लेंथ, उसकी विड्थ इनफाइनाइट है। ठीक है, हमने उसे चार्ज कर दिया, उसके ऊपर चार्ज फैला दिया, और फिर हमें क्या करना है कि उस चद्दर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखते हैं बेटा कैसे। मैं आपको ये जो डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूं। ये हमारी शीट है। पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर चद्दर इनफाइनाइट डायमेंशंस की ही क्यों ली, तो मैं इसका जवाब पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक कर ले, और जिन्होंने देख लिया उनको मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं कि इसकी डायमेंशंस को हमने इनफाइनाइट इसलिए लिया क्योंकि बेटा जी मैं इससे जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये चद्दर है, इस चद्दर से ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो बेटा ये आर इतना छोटा है कि इस चद्दर की लंबाई और चौड़ाई के सामने इस आर की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है। इसीलिए ये इतना छोटा है तो हमने इसके सामने इन चद्दर की लंबाई चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, इनफाइनाइट मान लिया। प्रैक्टिकली तो कोई चीज इनफाइनाइट हो नहीं सकती। तो बेटा जी इस चद्दर पे कितना चार्ज है पता नहीं कितना है, लेकिन एक चीज पता है। वो क्या पता है कि इस चद्दर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसकी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज बंद है, इसके एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज बंद है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, इतनी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही गाउस का लॉ। बेटा एक चद्दर की शेप कैसी है, स्क्वायर शेप है मान लो। भाई अगर लेंथ भी इनफाइनाइट विड्थ भी इनफाइनाइट दोनों बराबर है तो मान लेते हैं कि स्क्वायर शेप है। ठीक है, एक स्क्वायर को पकड़ दो और उसको खींच दो लंबा, तो क्या बन जाएगा, डस्टर बन जाएगा। डस्टर मतलब क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर को अगर हम खींच के, तो मतलब जैसे हमने वहां वायर को एक्सटेंड किया था तो सिलेंडर बना था, हमने एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया था। वैसे ही यहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, एक इमेजिनरी क्यूबॉइड मान लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूं। ये आपका इमेजिनरी क्यूबॉइड है। ठीक है, जो इस चद्दर के पार पार निकल रहा है, और यहां पे बेटा ये आपका वो पॉइंट P जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने एक ऐसा क्यूबॉइड मान लिया जिसके सामने वाले चेहरे की, मतलब ये जो सामने वाला फेस है उसकी एरिया कितनी है, A। मतलब जैसे मान लो ये आपका क्यूबॉइड होता, हालांकि ये क्यूबॉइडल शेप नहीं है, लेकिन अगर ये क्यूबॉइड होता तो इसका जो सामने वाला मुंह दिख रहा है, लेंथ इनटू विड्थ, ये वाली जो एरिया है बेटा जी ये कितनी है, A। ठीक है, ये क्यूबॉइड इस चद्दर के आर पार निकल रहा है। याद रहे ये क्यूबॉइड इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, इसे गाउसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, गाउसियन सरफेस मतलब इमेजिनरी सरफेस, जो हमने हमारी जो हमने नहीं गाउस ने अज्यूम किया था कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अब वही करना है कि इस क्यूब के अंदर से, सॉरी इस क्यूबॉइड के अंदर से आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालनी है दो तरीकों से। एक तो फ्लक्स के रेगुलर फॉर्मूले से यानी E डॉट A, और एक गाउस के फॉर्मूले से। तो पहले गाउस का फॉर्मूला काम में लेते हैं बेटा। फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी क्यूबॉइड विल बी, जितना चार्ज इस क्यूबॉइड के अंदर बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गाउस का लॉ, टोटल चार्ज। चार्ज कितना बंद है बेटा, अगर इसमें सिग्मा चार्ज Q अपॉन A के बराबर है, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो A एरिया में इसका फेस A है, जब ये इसको पार करेगा तो यहां से कितनी एरिया घेरेगा, ये देखो इतना एरिया तो कवर करेगा जब इस चद्दर के अंदर से निकलेगा। तो हमें तो सिर्फ इसी चार्ज में इंटरेस्ट है, क्योंकि बाकी का चार्ज तो इस क्यूब से बाहर है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज बंद है, इस A एरिया में कितना चार्ज बंद है। अगर एक यूनिट में सिग्मा बंद है तो A एरिया में कितना बंद होगा बेटा, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गई अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। कोई डाउट, कोई डाउट है यहां तक, पक्का चले आगे। चलो डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दोगे बेटा। फिर इसके बाद हम इसकी फ्लक्स निकालते हैं रेगुलर फॉर्मूले से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। देखो इसमें मैंने लैंग्वेज आप लोगों को पिछले वाले में पूरी अच्छी तरह से लिखवाई थी।
है ना। इसकी लैंग्वेज आप अपने आप लिखेंगे, मैं बताता जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। जैसे इसमें हमने पहले लिख दिया फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अब लिख देंगे फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू रेगुलर फ्लक्स फॉर्मूला। क्या होगा? ई डॉट ए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस चद्दर पे सारा, ठीक है। आप कहोगे सर अगर नेगेटिव अज्यूम करते हैं तो भी बेटा उसका आंसर ये होता जो हम निकालेंगे, बस डायरेक्शन का चेंज आता है, वो दिखा दूंगा मैं तुमको लास्ट में। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो यहां से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो सामने वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? ये क्यूबॉइड इस तरह से है ना, ये सामने वाला फेस का एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ है। फेस एरिया, इसका वेक्टर एरिया से नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ है। ये ऊपर वाला जो फेस है, देखो ये जो ऊपर वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ ही है। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। ये पीछे वाले का एरिया वेक्टर किस तरफ है? ध्यान से बताना, पीछे वाले का एरिया वेक्टर किस तरफ है? ये पीछे वाले का एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इससे दूरी जाएगी, तो वो भी इस तरफ है, ठीक है। अब मैं आपको एक सीधी सरल भाषा में एक बात बता देता हूं कि इस फेस और इस फेस में तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री के एंगल पे हैं, और बाकी सारे फेसेस पे कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इन बाकी सारे फेसेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इससे और इससे निकलेगा। कितना निकलेगा? EA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ EA तो इससे और EA इससे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 2EA। मैं इसमें इसको लैंग्वेज के तौर पे चलो यार लिख दूंगा ना, मेरे को तुम लोगों पे दया बहुत आती, तुम लोगों को मुझ पे नहीं आती, तुम लोगों को मेरी मेहनत नजर नहीं आती। मैंने इतनी मेहनत करी थी तुम लोगों के लिए इससे पिछले लेक्चर में, वो इतना 3D मॉडल बनाया था और एक कमेंट मांगा था कि कमेंट करके बताना, सारे बेशर्मों ने एक ने कमेंट नहीं किया। बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम इसको क्या करते हैं बेटा, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, और ये जो यहां नजर आ रहा है ये एरिया नंबर 3 ले लेते हैं, जो लास्ट वाला है, ठीक है, यही देना है। तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया, तो फ्लक्स सीधी सी बात है किसके बराबर हो जाएगी? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के। एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। φ1 कितना है? EA। φ2 कितना है? 0। φ3 कितना है? EA। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई? 2EA, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है फ्लक्स की, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपल एक साथ रखने तो क्या आंसर आएगा बता सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले, दोनों को बराबर रख दो, तो A से A 2EA, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया बेटा? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कोई डाउट? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट डिमेंशंस। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बता देनी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए बैठा दो इसको, इसके ऊपर कुछ एक छोटे मोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी आते हैं एंड में, उनको भी देख लेते हैं। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा का अगर ग्राफ पूछ लिया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरीके का, ठीक है। बाकी कोई भी इसमें से वेरिएबल नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। सवाल जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि एक इनफाइनाइट डायमेंशंस की चार्ज शीट है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो एक पॉइंट जो कि उस दूरी से दुगनी दूरी पर है जिस दूरी पर पहले वाला पॉइंट था। हो गया ना कंफ्यूज? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक शीट है, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है A, और एक पॉइंट B है, वो उससे 2r डिस्टेंस पे है। पॉइंट A पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कई लोग इसमें से आंसर देते हैं 2E। कई लोग क्या आंसर देते हैं कि दूरी दुगनी हो गई
तो 2e। लेकिन कई इंटेलिजेंट होते हैं, वो सीधा दिमाग लगाते हैं कि यार दूरी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर आधी हो जाएगी। और फिर कई लोग और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ये कहते हैं कि सर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए आधी नहीं हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। और ये सारे के सारे गलत होते हैं, क्योंकि शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इससे दूर चले जाओ, चाहे पास आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ई की ई ही रहेगी। बोर्ड्स में छोटे क्वेश्चंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, क्या मतलब है इसका, कि एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब क्रिकेट की बॉल, सबसे इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि बेटा जी, जैसे मान लो ये आपका स्फीयर है, क्या है, ये आपका स्फीयर है, थोड़ी शेप इसकी अच्छी नहीं बनी, ये आपका एक स्फीयर है, गोला है, ये कंडक्टिंग है। कैसा है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग ही क्यों लिया गया, क्योंकि कंडक्टर्स की एक खासियत होती है, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज हमेशा हमेशा सरफेस पे रहता है। कहां रहता है, सरफेस पे रहता है। और मैं ये अपने शुरुआती लेक्चर्स में बता चुका हूं क्यों सरफेस पे रहता है, फिर से तुम लोगों को बता देता हूं एक बार। बाकी जो लोग मेरे शुरुआत के लेक्चर्स देखना चाहें वो आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्यों रहता है बेटा सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होता है, फ्री टू मूव, कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। तो जैसे मान लो मैंने इसको कुछ एक्सेस चार्ज दिया, तो आपने मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये दूर भागेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इनको रोकने वाला कोई है नहीं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कितनी दूर जाएंगे, सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। और दोगे तो वो भी सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे, और दोगे वो भी सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, और दोगे तो वो भी सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। कितना भी दो कंडक्टर को चार्ज, वो सरफेस पर जाकर बैठता जाएगा। एक लिमिट के बाद क्या होगा कि आपका कंडक्टर आपका चार्ज एयर में लीक होना शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। वो कैपेसिटी हर कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होती है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैं बाद में अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो कंडक्टर्स के लिए कर रहे हैं जिनमें चार्ज कहां है, सरफेस पे। इससे पहले जो हमारी शीट थी वो कैसी थी, वो नॉन कंडक्टिंग थी। चलिए मिटा दो इसको मिटा के थोड़ा सा डायग्राम स्वरूप बना लेते हैं। स्वरूप डायग्राम में तुमको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। तो मैं डायग्राम लाल कलर से बनाता हूं। ये रहा आपका, थोड़ा सा यहां से पतला हो गया, ठीक है। ये तुमने इसको सारा चार्ज दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं खेल को। स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंटों पे निकाली जाएगी, अंदर और बाहर। हो गए, वहीं से करेंगे, अंदर से करेंगे पक्का। तो बेटा ये इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, ये आपके स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। हमारा सबसे पहला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहेगा, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। पॉइंट कहां है, स्फीयर के अंदर है। इसके चारों तरफ अपन एक स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं, स्फीयर को ये डायग्राम, ठीक है। यानी स्फीयर के अंदर है तो बेटा ये छोटे वाला आर बड़े वाले आर से, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर आपका पॉइंट सरफेस से अंदर है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम ही होगा हमेशा, ठीक है। यानी कि स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ये इनसाइड का निशानी होती है, ठीक है। तो क्या हम इसको क्या करेंगे बताइए, बोलो 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 जल्दी बोलो। फ्लक्स निकालेंगे गाउस लॉ के हिसाब से, कितनी आएगी, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितनी आएगी, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो डॉटेड स्फीयर है, जो डॉट से मैंने बनाया, इसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, दिख ही नहीं रहा मुझे तो। अरे कैसे होगा, सारा का सारा चार्ज तो स्फीयर पे चला गया, सरफेस पे चला गया, सॉरी सरफेस पे चला गया, तो अंदर तो कुछ बचा नहीं। तो अंदर चाहे कितना भी बड़ा गोला ले लो, उसके अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स भी कितनी हो गई, 0, और फ्लक्स 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 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 और हमेशा 0 होती है।
कभी भी मतलब कंडक्टर्स के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं पैदा कर सकते, नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन स्टैटिक कंडीशन इज ऑलवेज जीरो। एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आरबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है कि किसी कंडक्टर के अंदर, अब देखो मैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनाता हूं आपके साथ। क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मेरे जो होनहार छात्राएं हैं वो क्या करेंगे, वो यहां पे KQ/R² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां R की जगह वो ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। और जो इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर को तो मीटर में भी बदलूंगा या बदलूंगी, ठीक है, और आंसर निकाल लेंगे। और वो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? बेटा आपके स्फीयर का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो जब तक आपकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम है, यानी 5 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, इनफैक्ट 9.9 सेंटीमीटर भी है, 9.99999 सेंटीमीटर भी है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक पे ध्यान रखेंगे। इस ट्रिक पे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को फंसाने के लिए, तो ये बच्चा फॉर्मूला लगा देगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। अब हम कहां चलें? सरफेस पे चलें? सरफेस पे लास्ट में आ जाएंगे। केस सेकंड, केस सेकंड में हम चलो सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो हमारा पॉइंट यहां कहीं ले ले, ये पॉइंट है। तो हमने इस बार हमारा ये आर ले लिया। याद रखेंगे आप एग्जाम में ये डायग्राम 2 बार बनाएंगे। अगर जैसे मैंने केस फर्स्ट के लिए डायग्राम वो बनाया था जो अभी मैंने मिटाया, और केस सेकंड के लिए डायग्राम हो गया आर। आउट साइड द सरफेस, कहां? आउटसाइड द सरफेस। कितना होगा? स्मॉल आर की वैल्यू हमेशा कैपिटल आर से बड़ी होगी अगर आप सरफेस से बाहर हैं। तो क्या करूं? बताओ क्या करूं? नहीं बताओगे? बेटा फ्लक्स निकालो यारो, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग कितनी होगी, इसके अंदर कितना चार्ज बन जाए। जितना इस स्फीयर के पास टोटल चार्ज है वो पूरा का पूरा इस डॉटेड स्फीयर के अंदर बंद है। ये जो बाहर वाला गोला है बेटा जी, इसके अंदर तो ये सारा का सारा चार्ज आएगा हमेशा, जब तक आप सरफेस से बाहर हो। ठीक है, तो अपन सीधा कह सकते हैं Q/ε0। क्या कह सकते हैं? और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितनी है? सिग्मा। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन करते टाइम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा एरिया, भाई सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/A, और Q एरिया कितनी होती है स्फीयर की? 4π R²। आप कहोगे सर कैपिटल आर क्यों लिया, छोटा आर क्यों नहीं लिया? बेटा ये एरिया किसकी लोगे? जिस एरिया पे चार्ज फैला हुआ है। चार्ज कौन सी एरिया पे फैला हुआ है? स्फीयर की एरिया पे फैला हुआ है। स्फीयर का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो यहां हम कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने स्मॉल ले लिया, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, तो हम क्यू की जगह ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय ε0। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ तो ये फ्लक्स हो गई। अब अगर मैं फ्लक्स के रेगुलर फॉर्मूले से इसमें अगर फ्लक्स निकालूं तो कितनी आएगी बेटा? E.A। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ। तो E.A इज इक्वल्स टू सिंपली EA, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो EA cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये एरिया कितनी होगी बेटा? सॉरी, E तो E रहेगा, एरिया की जगह क्या जाएगा? 4π R²। कौन सा R? छोटे वाला R या बड़े वाला R? सोच के बताओ। सोच लिया? तो बेटा ये फ्लक्स कौन सी एरिया में से निकाली जा रही है? गाउसियन सरफेस में से, जो डॉटेड सर। ये फ्लक्स तो हम उसी की निकाल रहे हैं ना, है ना? तो फ्लक्स उसकी निकाल रहे हैं, तो यहां रेडियस कौन सा आएगा? स्मॉल R²। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस कारण से गलती कर देते हैं बच्चे यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर की। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही एक ऐसी गलती है जो इस डेरिवेशन में हो जाती है। देन ये तो थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशंस
फ्लक्स का गाना गा रही हैं, दोनों ही इक्वेशंस फ्लक्स की वैल्यू बता रही हैं, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, इन दोनों को आप बराबर रखेंगे तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। मैं स्मॉल r स्क्वायर को यहां ले आऊं तो बेटा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये तो दोस्त हैं, ये तो मिलके हमें एक वैल्यू देते हैं जिसको आप K से डिनोट करते हो, ठीक है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले Q बच गया और अपॉन r स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है, ये याद दिला रहा है, मुझे याद दिला रहा है, तुम्हें नहीं दिला रहा होगा, कि ये याद दिला रहा है कि अगर इस पूरे स्फीयर की जगह सिर्फ सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता, स्फीयर है तो भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अगर आपने किसी स्फीयर को चार्ज दिया है तो वो चार्ज हमेशा ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा गया है। कब, जब आपका जो पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट स्फीयर से बाहर है तो, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, कोई डाउट यहां तक। लेकिन क्या होता है, ये तो आगे समझ में बात, क्या होता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला कुछ बदल दिया जाता है। सिग्मा की टर्म्स में अगर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो बेटा जो तुमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया था इसकी जगह क्या लेते, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये कह सकते थे हम, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से बेटा 4 पाई से 4 पाई कट जाता, फॉर्मूला क्या बच जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 पाई से, और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, मेटेलिक या कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये लगा दी है, इसको आप लिख लेंगे, इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज का तड़का भी मार देंगे, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको सिखा भी चुका हूं, ठीक है। हम इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेरे बच्चों पहला ग्राफ जो बनता है वो किस किस के बीच का बनता है, इसमें जो पहला ग्राफ बनता है वो किस किस के बीच का बनता है, E और R। तो डेफिनेटली ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूले से पता चल रहा है। दूसरा ग्राफ बनता है E और सिग्मा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताना फटाफट, सिग्मा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ गलत है, ये आर स्क्वायर के ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आप स्फीयर से बाहर निकल जाते हो, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा जी, ठीक है। यहां पे ये है R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। जब आप सरफेस पे हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होती है, उसके बाद कम होना, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, 0। तो ये ग्राफ बन गया आपके E और R के बीच में और E और सिग्मा के बीच में। इस पर्टिकुलर जोन में तो ये इनसाइड द स्फीयर है, ये आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर है। अगर स्फीयर के सरफेस पे पूछ ली जाती तो ये हो जाती है, बस इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाता, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता। अगर यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता तो क्या आ जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता, ठीक है। ये हमारा केस थर्ड बन सकता था, लेकिन जनरली केस थर्ड पूछते नहीं, अगर पूछ लें सरफेस पे तो आप ये करेंगे, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। यहां ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे बिकॉज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा और फिर ये दोनों ग्राफ्स आ जाएंगे, कोई डाउट। कल के लेक्चर में हम इससे आगे की कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी की माने तो यहां तक आपका गाउस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों खत्म होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की डीप में जाए तो मैं आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स में भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि आरबीएससी के अंदर वो डेरिवेशंस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स में हैं। अगले साल हो सकता है आपको वापस एनसीईआरटी लागू हो रही है आरबीएससी में, तो वो सब हट जाएगा, लेकिन इस साल तो होगा। तो कल की क्लास में हम वो थोड़े एक्सेस डेरिवेशंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में आना,
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है।